हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रीम ऑर्डर के बारे में। कल हमने पढ़ना शुरू किया था ना, आज उसी को आगे लेके चलेंगे। आज हम ऑर्डर 26 पढ़ेंगे। कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे? 26। अब 26 बहुत बड़ा है, तो हम रूल 1 से लेके और रूल 8 तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे, 75 से लेकर के और 78 तक के सेक्शंस पढ़ेंगे, जो कि आपकी हर एग्ज़ाम, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। और अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया है। स्कॉलरशिप टेस्ट, तो सबसे पहले आपको मैं फोकस करके बताती हूँ कि सबसे पहले देखो, स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका 18 जुलाई को है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मतलब मैं आपको बोलूँ स्कॉलरशिप टेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल गेट स्कॉलरशिप, बट द थिंग, इसके अलावा बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस बच्चों को मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे मीन्स बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिलेंगे, आप वो भी देख सकते हैं। मतलब दैट कैन ऑल्सो भी ए रिवॉर्ड। अगर मिल रहा है तो वो हैप्पी वाला मोमेंट आ जाता है हमारी लाइफ में कि हमें कुछ मिला स्कॉलरशिप के साथ साथ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर हमें कुछ नहीं मिले तो, से मैं अगर पार्टिसिपेट कर रही हूँ और अगर मैं नहीं आती टॉप 10 में या 200 में, जहाँ तक प्राइजेस हैं, मैं नहीं आती, तो फिर देखो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिकॉज़ मुझे वो जो माइंड में जो स्ट्रेस रहता है कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हुए, वो बैठने का मुझे वहाँ पर मौका मिला। अब सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने लगे, तो वो मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का प्रैक्टिस हो गया। नेगेटिव मार्किंग है तो मुझे स्ट्रेस लेने का भी बिल्कुल तरीके से, मुझे एक तरीके से हैंडल करने आ गया। करंट अफेयर्स टेस्ट में आएंगे, जीके आएगी टेस्ट में, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस हो गई। तो मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए, मैंने सारे के सारे काफ़ी सारे प्री के क्वेश्चंस लगा डाले, तो मुझे उन सब की भी प्रैक्टिस हो गई। तो ये सब बेनिफिट्स मुझे मिल गए। ठीक है, अगर मुझे 200 में मेरा नाम नहीं भी आता तो इतने सारे बेनिफिट्स तो मुझे मिल गए। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि बच्चे, हर बच्चा आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, इस टेस्ट को ज़रूर लगाना। और कुछ नहीं करना आपने, मतलब सिंगल पेनी भी आपको खर्च नहीं करनी, आपको सिर्फ ये नाम टाइप करना है। नाम देख लो क्या है ना, ARCHNA, ये नाम देख लो क्या है, 6 अक्षर का मेरा नाम। बस ये नाम आपने टाइप करना है और कुछ नहीं करना वहाँ पर, इसको अनलॉक करने के लिए। ठीक है, और ये क्लासेस भी चल रही हैं हेल्प करने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे 5 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। जैसे मैं अपनी क्लासेस 11 तारीख से लेने वाली हूँ, तो इस तरीके से आप 15 जुलाई तक, आपको 5 से 15 तक क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हो, अभी तक नहीं लिया, तो भाई देर मत लगाओ, क्योंकि देखो प्राइस हाइक 8 तारीख से, मतलब कि बस अब 7 का दिन बचा, बस 8 से हाइक हो जाएंगे, 9% तक हो जाएंगे। और भाई ये भी देख लो भाई, ये 12 महीने के लिए अगर आप जाते हो तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ये भी 8 जुलाई तक ही है, और 18 महीने के लिए 2 महीने का, 24 महीने के लिए जाते हो तो 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। ये टेस्ट भी लगा दी ना बच्चे, इससे भी बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत मतलब बहुत बेनिफिट होने वाले हैं इससे भी। क्योंकि बेनिफिट होने वाले हैं क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस होती रहती है, अपने टेस्ट अगर हम लगाते रहते हैं तो हमें प्रैक्टिस होती रहती है ना। तो एक तो हमारा रिवाइज चलता रहेगा, 18 के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो ये प्राइस हाइक होने वाला है। अभी आप चाहते हो 24 महीने के लिए, क्योंकि बैचेस लगभग सभी 1 साल के लिए बने हैं, तो भाई अगर आप 12 महीने के बैचेस पे जाते हो तो अभी आप 31,625 पे कर रहे हो। बट अगर आप मेरा नाम वहाँ टाइप कर दो, कि क्या करना है, नाम ही तो टाइप करना है, सिर्फ एक नाम टाइप करना है। नाम टाइप करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों नहीं उसको यूज़ करते हो? नाम टाइप करो, बस सही लेटर जो है टाइप करना, ARCHNA, 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बिल्कुल आप बैचेस में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे अच्छे एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे बैचेस में। ठीक है, आराम से बढ़िया से मेहनत करके आप भी पढ़ना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, और अगर अभी नहीं करेंगे हम तो 8 जुलाई से भाई इंक्रीज़ हो जाएंगे प्राइस 9% तक। ठीक है, उसके बाद लेना हो तो भाई अब वो आपकी मर्ज़ी है। पर अगर अभी आप सोच रहे हो अगले महीने लोगे, अब एक दिन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है बच्चे, 10% का आपको ये भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक और एडवांटेज है, आप EMI पर भी इसको ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? EMI पर भी, तो EMI पर भी आप इसे ले सकते हो। इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, कहीं और मिलेंगे क्या? आप देख लेना बच्चे, अगर आपको ठीक लगता है आप स्पेशल क्लासेस लगा कर देख सकते हो। मेरा अभी CRPC चल रहा है, अनलॉक करने के लिए वही कोड है भाई, ARCHNA, बस और कुछ नहीं करना।
और मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, CRPC की मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई 1 जुलाई से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे यहाँ यूट्यूब पे हम पढ़ते हैं ऐसे ही हम स्पेशल क्लासेस में वहाँ पर CRPC पढ़ेंगे जिसमें कि कोई कॉस्ट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर 26 के साथ में। हाँ जी, तो इंट्रीम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं हम। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 कल बना चुके हैं। ठीक है, वीडियो देखनी हो तो क्लास पे जाके देख सकते हो, वरना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा CPC की वीडियोस का। और उसके साथ साथ अगर टेलीग्राम पे नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए फॉलो कर लेना, कोई बात ही नहीं है, इशू ही नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर 26 को पढ़ना है हमने सेक्शन 75 से लेके 78 तक के साथ। अब आज जो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली 75 से लेके 78 तक पढ़ लेंगे, लेकिन ऑर्डर 26 में रूल 1 से लेके सिर्फ 8 तक पढ़ेंगे, बाकी के कल। अब देखो ये इंट्रीम ऑर्डर का पार्ट 2 है, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई। तो पार्ट 2 में आज हम ऑर्डर 26 और सेक्शन 75 से लेके और 78 के बारे में पढ़ेंगे। ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स में आता है सेक्शन 75 से लेके 78 तक कमीशन। ठीक है, तो कमीशन इशू करने की बात हो रही है। इशू कौन करेगा? इशू कोर्ट करेंगी, पहली बात। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन निकल के आएगा भाई साहब, सबसे पहले आपके सामने कि ये जो पावर होती है ना कोर्ट के पास, जो कोर्ट के पास पावर होती है, मैंने कहा इशू कौन करेगा कमीशन? कोर्ट इशू करेंगी। ठीक है, और ये जो पावर होती है कोर्ट के पास, ये पावर डिस्क्रिशनरी होती है, मीन्स मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि कोर्ट को इशू करना ही पड़ेगा कमीशन। ये कोर्ट की मर्जी होती है, कोर्ट के अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड करती होती है। बात नंबर 1। नंबर 2, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो ये पावर यूज़ करनी होती है ना कोर्ट ने, वो पावर कोर्ट 2 तरीके से यूज़ कर सकता है। या तो कोर्ट के पास एप्लीकेशन आती है कि कमीशन इशू करवा दीजिए। नंबर 2, कोर्ट अपने आप जो है संज्ञान ले लेती है कि हाँ जी हम इशू कर रहे हैं कमीशन। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, कमीशन इशू करने की पावर डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट के पास पावर है। और दूसरी बात आपको बताई, या तो एप्लीकेशन आती है कोर्ट के पास या फिर कोर्ट अपने आप भी इशू कर सकते हैं। 75 क्या कहता है? पावर ऑफ द कोर्ट जो इशू करने की है वो डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट के द्वारा जो है इशू की जा सकती है। क्या करने के लिए? जस्टिस इंश्योर करने के लिए। ये बात यहाँ पर जो है कही गई। फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस भगवान दास संत प्रकाश 1970 के केस में, कि जो कोर्ट की पावर होती है कमीशन इशू करने की, वो डिस्क्रिशनरी है और वो कोर्ट के द्वारा एक्सरसाइज करी जा सकती है फुल और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। ठीक है, नंबर 2, ये कोर्ट के द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती है, यूज़ की जा सकती है, या तो पार्टी एप्लीकेशन बना के आती है या फिर कोर्ट अपने आप डिसीजन लेती है। ये बात यहाँ बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पर ये बात कही गई थी। फिर सेक्शन 75 को देख लो क्या कहता है। सेक्शन 75 को बेरेट की लैंग्वेज से पढ़ेंगे। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू समन्स, कोर्ट की पावर कमीशन इशू करने के लिए। तो ऐसे क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पहली बात सुनिए उसकी, उनकी क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कमीशन तो कोर्ट इशू कर सकती है, कोर्ट में इशू है कमीशन, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में, कुछ लिमिटेशंस के साथ में कोर्ट कमीशन इशू कर सकती हैं। अब कौन कौन सी कंडीशंस में कोर्ट जो है कमीशन इशू कर सकती हैं? एग्जामिन करने के लिए पर्सन को, जिसके बारे में आज ही हम पढ़ेंगे ऑर्डर 26 का रूल 1 से लेकर के 8 तक। ठीक है, तो एग्जामिन करने के लिए पर्सन को, लोकल इन्वेस्टिगेशन बनाने के लिए, कोई अकाउंट को एग्जामिन करने के लिए, पार्टीशन बंटवारा करने के लिए, साइंटिफिक टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन होल्ड करने के लिए, या फिर किसी ऐसी प्रॉपर्टी की सेल कराने के लिए जो स्पीडी और नेचुरल डिके होने वाला हो जिसका। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, वो जो केस है किसी प्रॉपर्टी के लिए आया और उसमें स्पीडी एंड नेचुरल डिके हो सकता है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई आप तब तक के लिए, जब तक भाई पैबी सूट प्रॉपर तरीके से डिटरमाइन ना हो जाए, कुछ डिसीज़न दे दीजिए, कुछ इंटरिम डिसीज़न दे दीजिए, ताकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ना ख़त्म हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। ये कोई जो काम है मिनिस्टीरियल नेचर का, उसे परफॉर्म करने के लिए कमीशन इशू कर सकती है। ए से लेके जी तक जितने भी हमने पढ़े हैं, ये समझ लो पर्पस होते हैं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेन क्वेश्चन के लिए। मेन एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है कि पर्पस क्या होता है कमीशन। तो हमें याद रखनी है ये 7 की 7 कंडीशन, 7 की 7 कंडीशन याद रखनी है, और ये मेंस के लिए हमारे लिए क्वेश्चन बना देती हैं। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर 26 रूल
1 से लेके 8 और जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 75 से लेके 78 तक। टू एग्जामिन विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। अभी हम 75 की पहली पर्पस क्या पढ़ के आए, टू एग्जामिन एनी पर्सन। तो वही रूल 1 से लेके 8 तक ऑर्डर 26 का यही कहता है, साथ साथ पढ़ेंगे। पहले जनरल रूल समझ लेते हैं। जनरल रूल्स क्या है कि अभी हमें एक बात समझनी है कि जब एक विटनेस को हमने एग्जामिन करना है, देखो हमने आपको बताया कि कमीशन इशू की जाती है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर होती है, बट कमीशन इशू क्यों की जाती है वो पर्पसेस भी हमने बता दिए। फिर कमीशन इशू करने का मतलब क्या हुआ, देखो जनरल रूल ये होता है कि जो भी विटनेस होता है, जो भी गवाह होता है, जो भी गवाही देना चाहता है, साक्षी बनना चाहता है, उसको कोर्ट में आना पड़ता है और कोर्ट में उसकी गवाही ली जाती है। यानी कि उसको क्रॉस एग्जामिन होता है, उससे पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। ठीक है, अभी हमें ये बात समझ में आ गई। लेकिन कोर्ट के पास डिस्क्रिशन भी है कि वो जो अटेंडेंस कंपलसरी है उसको एग्जाम भी कर सकें, उसे रिलैक्स भी कर सकें। किन कंडीशन में, वो भी 7 कंडीशन करके आए ना, बस उन कंडीशंस में। लेकिन उसके साथ साथ ये वाली बातें भी देख लो एक बारी। जब एक व्यक्ति जिसके की साक्षी बनाया जाना है, उसको एग्जामिन किया जाना है एज ए विटनेस, तो वो क्या करता है, वो लोकल लिमिट, जो कोर्ट की लोकल लिमिट्स हैं उससे बाहर रहता है। से अगर कोई व्यक्ति नागपुर में बंदा है, विटनेस वहाँ रहता है, लेकिन अगर वहाँ पर कानपुर में कोई बंदा रहता है जहाँ पर की केस उसने फाइल कर दिया, विटनेस नागपुर में रहता है, वो कानपुर में है, तो क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो, कानपुर नागपुर इतनी दूर, तो भाई अब इतनी दूर में कमीशन इशू कर सकते हैं। जहाँ पर पर्सन को एग्जामिन करना है एज ए विटनेस और वो कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर रहता है, तो उसके लिए कमीशन जो है इशू किए जा सकते हैं। फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस भगवान दास संत प्रकाश 1970 के केस में कहा गया। इसके अलावा कोई और ग्राउंड भी, वाजिब ग्राउंड लगते हैं जो हमने अभी पढ़े, उनमें भी इशू किए जा सकते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में ये बात कही गई। विटनेस अगर हम बात करें परमहंस हो जाते हैं, परमहंस हैं, तो उस केस में भी उनको एग्जेम्पशन है कि वो कोर्ट में ना आए। ठीक है, उसके लिए फिर कमीशन हम इशू कर देंगे। तो परमहंस हैं, नेकेड कंडीशंस में रहते हैं, तो उस केस में पर्सन कैन नॉट कम इनटू द कोर्ट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप मत आओ। ये बात परमहंस रामकृष्ण वर्सेस त्रिम्बक राजा राम 1978 के केस में भी कही गई थी। अगर विटनेस को ये लगे कि मेरी लाइफ को ही खतरा है, मेरी ज़िंदगी को खतरा हो जाएगा अगर मैं कोर्ट में आया, तो भी कोर्ट कमीशन इशू कर देंगे। और ये बात विनायक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस श्याम सुंदरन कॉरपोरेशन 1987 के केस में भी कही गई थी। अब क्वेश्चन आता है, क्या कोर्ट प्रेयर को रिफ्यूज़ कर सकते हैं? मतलब जो प्रेयर बनाते हैं, जो एप्लीकेशन आती है कोर्ट के सामने कि जी कमीशन इशू कर दीजिए, तो क्या वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं? हाँ। नंबर 1, जब एक पार्टी जो एक्यूज्ड है और उसके ऊपर चार्ज क्या लगा है, फ्रॉड का, वो चाहता है कि मुझे आपने एग्जामिन करना है ना, तो मेरे को प्लीज़ कमीशन इशू कर दीजिए। अब कोर्ट यहाँ पर प्रेयर को रिफ्यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर उसके कैरेक्टर से रिलेटेड बात हो रही है फ्रॉड की, और अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तो ये बात जो होगी, वो चांस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सतीश चंद्र वर्सेस कुमार सतीश कांता 1923 के केस में यही बात की गई। फिर उसके बाद आता है कि जो पावर है वो एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए इस ग्राउंड पर। मतलब एक व्यक्ति अगर ये सोच के कहता है कमीशन इशू कर दो क्योंकि मैं तो बहुत इज्जत वाला आदमी हूँ और अगर मैं कोर्ट में आ गया तो मेरी इज्जत पे दाग लग जाएगा, तो ये वाली बात है। इस चीज़ को लेके कोई व्यक्ति आता है तो कमीशन इशू नहीं होगा। पना चंद छोटालाल वर्सेस मनोहर लाल नंदलाल 1970 के केस में ये बात की गई। 17 के केस में 76 सेक्शन पे चलते हैं, कमीशन टू अनदर कोर्ट। तो अनदर कोर्ट को, मतलब दूसरी कोर्ट को क्या कमीशन इशू कर सकते हैं? हाँ। अभी मैंने आपको बताया था अगर व्यक्ति जो जुरिसडिक्शन से बाहर रहता है तो वहाँ पर भी कमीशन जो है इशू करे जा सकते हैं। तो कमीशन जो है एग्जामिन करने के लिए किसी व्यक्ति को इशू किए जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, कौन सी कोर्ट को इशू कर सकते हैं? किसी भी कोर्ट को, बस हाई कोर्ट को इशू नहीं कर सकते, जो कि किसी एक स्टेट में सिचुएटेड है, उस स्टेट में नहीं,
देखो अभी मैंने कानपुर नागपुर का आपको उत्तर दिया था ना, कानपुर नागपुर वाली बात, तो आप उस केस में भाई स्टेट अलग अलग हो गई तो हम इशू कर सकते हैं कमीशन। ठीक है, किसको करेंगे? उसी कोर्ट को करेंगे जिस कोर्ट में व्यक्ति रहता है, जिसके जुरिसडिक्शन में वो पर्सन रहता है, जिसको कि हमने एग्जामिन करना है। अब इसमें सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है कि अच्छा, अब एक और बात निकल करके आई। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विटनेसेस को एग्जामिन करना है कैसे, हमने हमेशा एग्जामिन करना है पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, और अगर हम कमीशन इशू कर देंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन वाली बात ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हम कमीशन इशू करने में आनाकानी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक मतलब क्वेश्चन ये आया कि हमेशा सिर्फ विटनेस के लिए कमीशन इशू होंगे? नहीं। अभी हमने कहा जैसे फ्रॉड के केस होता है और एक्यूज कह देता है प्लीज़ मैं आ नहीं सकता हूँ, आप कमीशन इशू कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटनेसेस के लिए होंगे। तो कोई यहाँ पर लिखा हुआ इन विच द पर्सन टू बी एग्जामिन रिसाइड्स, जहाँ पर जिस पर्सन को एग्जामिन किया जाना है वो रहता है। जो भी कोर्ट है जिनको यहाँ कमीशन मिली तो वो क्या करेंगे? एग्जामिनेशन के लिए मिली है ना किसी पर्सन को, तो वो क्या करेंगे? उस पर्सन को एग्जामिन करेंगे या फिर वो पर्सन का एग्जामिनेशन हो जाए इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। और जब कमीशन जो कि ड्यूली एग्जीक्यूटेड हो गया वो रिटर्न हो जाएंगे। कहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे? रिटर्न हो जाएंगे उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में इशू किया। कैसे होंगे? जो एविडेंस हमने लिए हैं कमीशन की हेल्प से, वो एविडेंस के साथ में रिटर्न कर देंगे हमें कमीशन उस कोर्ट को जिन्होंने उसको इशू किया था। मेरी बात समझो, ए नाम की कोर्ट बी नाम की कोर्ट के लिए जो कि अलग अलग स्टेट में है, समन वो कमीशन इशू करती है कि प्लीज़ यहाँ पर मेरा विटनेस रह रहा है, आप इससे जा कर के एविडेंस रिकॉर्ड करके दे दीजिए। तो अब वो व्यक्ति यानी कि ये कोर्ट जो है वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं या खुद भी जा सकते हैं कमीशन जो है वो लेकर के कि भाई इस व्यक्ति को एग्जामिन करें या फिर किसी और से एग्जामिन कराएं। एग्जामिन कराने के बाद जो भी एविडेंस कलेक्ट करे वो एविडेंस जो है वो कमीशन के साथ वापस उसी कोर्ट में भेज देंगे जहाँ से कि आए थे, यानी मतलब ए के पास। आगे कुछ कहता है, आगे प्रोवाइज़ो भी ऐड कर दिया है, मतलब यहाँ लिखा तो नहीं प्रोवाइज़ो शब्द पर एक्चुअल में प्रोवाइज़ो ही है। अनलेस द कोर्ट फॉर इशूइंग द कमीशन हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड, तो अगर ये जो कोर्ट ने इशू किया था कमीशन, ये कुछ और कहती है तो बात अलग है, अदरवाइज़ वापस यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें समझ में आ गया। अब देखो सेक्शन 77 है। सेक्शन 77 बात करता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में। तो देखो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ये होता है कि जब भी हमें ऐसे विटनेस की गवाही लेनी है जो कि इंडिया में नहीं, मतलब आउट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडिया है, तो ये ऐसी कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बाहर है जो कि इंडिया में है, ठीक है, बाहर रह रहा है, अब्रोड रह रहा है, फॉरेन रह रहा है, तो उस केस में विटनेस को कमीशन इशू होंगे, विटनेस के लिए कमीशन होंगे या फिर नहीं। तो ये 77 कहता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक ऑप्शन है कि आप जो है कमीशन की जगह पर, कमीशन के सब्स्टिट्यूट पे आप जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकते हैं एग्जामिन करने के लिए उस विटनेस को जो कि कोर्ट के बाहर रहता है, मतलब कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बाहर रहता है। तो बेसिकली फॉरेन कोर्ट के बाहर को जो व्यक्ति रहता है उसे एग्जामिन करने के लिए आप कमीशन की जगह लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है डाल सकते हैं। अब एक बात समझिए, जब हम कमीशन फैला रहे हैं इतने राता, कमीशन होता क्या है? जी जनाब, ये कमीशन जो होते हैं ये जो है ये कोर्ट के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि हर जगह मजिस्ट्रेट तो नहीं जा सकते ना, तो यहाँ पर वो कमीशन इशू कर देते हैं ताकि कोर्ट के जो पर्पसेस हैं जिनको बाहर, कोर्ट के बाहर भी मतलब से एविडेंस वगैरह लेके आया जा सकता है, और जो है मतलब को वहाँ पर व्यक्ति का होना ज़रूरी है क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट खुद जा नहीं सकते, तो फिर वो कमीशन इशू कर देते हैं कोर्ट की हेल्प करने के लिए। जैसे हम एजेंसी में पढ़ते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि हर जगह प्रिंसिपल नहीं हो सकता, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया तो एजेंट रख लें, तो बिल्कुल इसी तरीके से एक एजेंट के तौर पे कमीशन जी काम करते हैं। फिर आता है 78 कहता है कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। जब हम 77 की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ से व्यक्ति बाहर गया, जब 78 की बात करते हैं तो इसका मतलब वहाँ से कोई कमीशन इधर आया, ठीक है। तो जब यहाँ से कमीशन गया तो 77 और वहाँ से कमीशन आया तो 78। कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फॉरेन कोर्ट्स क्या होते हैं जी? फॉरेन कोर्ट्स होती हैं वो कोर्ट जो कि इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से होती हैं बाहर। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ होती है और वो ये कि जहाँ पर CPC एप्लीकेबल नहीं होता उसको भी फॉरेन कोर्ट्स बोलेंगे।
और जिनको कोर्ट्स को भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हो लेकिन वो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया है तो वो भी क्या हो जाएंगी, फॉरेन कोर्ट्स हो जाएंगी। और जब वहाँ से कमीशन इशू होकर यहाँ आएगा तो ये सब्जेक्ट टू होंगी किसकी, कंडीशन और लिमिटेशंस की, जो कि प्रेस्क्राइब हो सकती हैं बाय द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, फिर आ जाओ ऑर्डर 26 पर। अब ऑर्डर 26 कमीशंस के बारे में बात करता है, हमें पता है 75 से लेकर 78 तक पढ़ते हैं, पता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सबसे पहला जो पार्ट है, मैंने आपको कल ही जो है स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कमीशंस टू एग्जामिन विटनेसेस जो होते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो रूल 1 सबसे पहले कहता है केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। तो किन किन केसेस में कोर्ट विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है सूट में, किसी भी सूट में, कोई भी कोर्ट किसी भी सूट में कमीशन इशू कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए इंटेरोगेटरीज पर, मतलब इंटेरोगेटरीज बना करके एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से जो कि विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट रहता है उसमें जो है वो काम करा सकते हैं, मतलब कमीशन इशू कर सकते हैं। सिंपल सी बात हो गई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, हमने 75 के साथ रिलेट करके पढ़नी है कि उसको एग्जाम्शन मिली है कि वो कोर्ट में ना आए, उसको एग्जाम्शन मिली है वो कोर्ट में नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता कि उसको कोर्ट में नहीं आएंगे, ये हमने आपको पहले भी प्रोविजंस पढ़ाए हुए हैं कि किन कौन को एग्जाम्शंस मिली हुई है कोर्ट में आने के लिए अटेंडेंस से। या फिर कोई व्यक्ति अगर सिक है, बीमार है, उसकी इतना काबिल नहीं है, इन्फॉर्मिटी है, कमज़ोरी है, वो कोर्ट नहीं अटेंड कर सकता, तो उनके लिए कमीशन इशू कर सकते हैं। प्रोवाइजो कहता है कमीशन जो होते हैं एग्जामिनेशन और इंटेरोगेटरीज पर जो होते हैं वो इशू नहीं किए जाएंगे जब तक कोर्ट को ना लगे कि ये ज़रूरी है। इंटेरोगेटरीज पर तब तक इशू नहीं करेंगे हम कमीशन जब तक कोर्ट को ज़रूरी ना लगे कि यहाँ पर ये बात ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि कोर्ट इस रूल के पर्पस के लिए एक सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो सर्टिफिकेट जो होंगे साइन होंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, जो कि एविडेंस होगा किस चीज़ का, कि ये व्यक्ति सिक है, बीमार है, इन्फॉर्मिटी है, इसलिए ये नहीं आ सकता। विदाउट कॉलिंग द मेडिकल प्रैक्टिशनर एज विटनेस, उसको विटनेस के तौर पे तो नहीं बुलाएंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, लेकिन हाँ उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएंगे कि ये व्यक्ति कोर्ट में आ नहीं सकता, इसीलिए इसको जो है एग्जेम्प्ट किया जाए। रूल 2 और रूल 3 क्या कहते हैं? रूल 2 कहता है ऑर्डर फॉर ए कमीशन। तो ऑर्डर फॉर कमीशन में क्या बात है? ऑर्डर फॉर कमीशन में बात है कि एक जो ऑर्डर बनेगा ना कमीशन इशू करने के लिए, मतलब एग्जामिनेशन करने के लिए विटनेसेस के लिए जो हमने कमीशन बनाया है, तो वो ऑर्डर बन सकता है कोर्ट के द्वारा, या तो कोर्ट अपने आप बना सकते हैं या फिर एक एप्लीकेशन आ सकती है, और एप्लीकेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा एफिडेविट से या किसी और तरीके से, किसी भी पार्टी टू द सूट को, या फिर विटनेसेस टू बी एग्जामिन। सिंपल सी बात हो गई कि अगर कोई व्यक्ति विटनेस जो है खुद को एग्जामिन कराना चाहता है लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे एग्जामिशन दीजिए, तो वो आप जो है कमीशन इशू करा के मेरे को एग्जामिन कर लो, तो उस केस में वहाँ पर उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है एप्लीकेशन में जब खुद लगा रहा है तो, या फिर कोई पार्टी है जैसे डिफेंडेंट कह रहा है या प्लेंटिफ कह रहा है तो उसको भी एफिडेविट देना पड़ता है। रूल 3 कह रहा है वेयर अच्छा, यहाँ पर पढ़ता वाला वो शब्द होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए साथ में चलूँगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि कोर्ट अपने आप बना सकते हैं या फिर एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ सपोर्टेड बाय, तो सपोर्टेड का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आप जो है एप्लीकेशन ला रहे हो तो आपको एफिडेविट लेके आना पड़ेगा, सपोर्टेड बाय एफिडेविट और अदरवाइज जैसे कोर्ट बोले वैसे करना पड़ेगा। रूल 3 कहता है वेयर विटनेस रिसाइड्स विद इन कोर्ट जुरिसडिक्शन। तो अगर कभी विटनेस कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन में रहते हैं तो कमीशन उन व्यक्ति को एग्जामिन करने के लिए इशू करे जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है whom the court thinks fit to execute it, ठीक है। कमीशन इशू किए जा सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पर्पस, जो कि लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में रहता है कोर्ट के, और कमीशन जो है वो इशू करेंगे वो इस तरीके से इशू हो सकते हैं, एक समझिएगा बात को, किसी भी पर्सन पे इशू हो जाते हैं जिनको लगता है कोर्ट को कि ये एग्जीक्यूट करा सकते हैं। समझिए, फिर से बता दे रही हूँ कि कमीशन किसको इशू होंगे, कहने का मतलब है एक व्यक्ति को तो हम एग्जामिन करने लगे हैं, लेकिन करेगा कौन? तो जिसको भी कोर्ट सही लगते हैं, एनी पर्सन हुम द कोर्ट थिंक्स फिट टू एग्जीक्यूटेड, तो जो कोर्ट को ठीक लगता है कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो वो जो है उनको एग्जीक्यूट करवा लेंगे।
अब आता है रूल 4। रूल 4 कहता है पर्सन इन फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में इशू। तो किसके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू हो सकती है? कोई भी कोर्ट, कोई भी सूट जो है पर्सन्स की एग्जामिनेशन के लिए इंटेरोगेटरीज पर जो है या फिर किसी और तरीके से कमीशन इशू कर सकती हैं अगर जो पर्सन है जिसको एग्जामिन करना है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है। ठीक है भाई, व्यक्ति जो है नागपुर में रहता है, मैं कानपुर में हूँ कोर्ट, और मुझे उसको एग्जामिन करना है, तो यहाँ पर कमीशन इशू हो सकता है। दूसरे केस में कह रहे हैं कि जब आज की डेट पड़ी हुई है, मीन्स आप वीडियो देखोगे, सुबह देखोगे, तो मतलब आज की वीडियो, आज की जो है डेट डली हुई है, कोर्ट में आना है, लेकिन लगता है कोर्ट को कि ये तो मेरा जुरिस्डिक्शन छोड़ के जाने वाला है, तो उस केस में जो है वो उसको एग्जामिन कर लेंगे। एनी पर्सन हु इज़ अबाउट टू लीव सच लिमिट्स बिफोर द डेट ऑन विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन इन द कोर्ट, तो उसको एग्जामिन कर लेंगे। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट की सर्विस में है और अगर उसको बुलाया जाएगा तो कोर्ट की ओपिनियन के हिसाब से वो ऐसा करेगा तो उसकी ड्यूटी इफेक्ट होगी, तो उसको एग्जामिन कर लेते हैं कमीशन पे। फिर प्रोवाइजो कहता है, रूल 19 की बात करता है ऑर्डर 16 की, तो जहाँ पे कुछ लोगों को एग्जेम्पशन मिली हुई है कि उनको हम कोर्ट में अटेंड नहीं करने के लिए नहीं बुला सकते, हम उन्हें नहीं कह सकते कि आप कोर्ट में आओ इन पर्सन, मतलब स्वयं आओ, तो कमीशन इशू किया जाएगा उनके लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए, अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है कि इनको एग्जामिन होना ज़रूरी है। एक और प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड फर्दर, जो कहता है कि जो कमीशन है एग्जामिनेशन के लिए ये उन इन पर्सनस का इंटरोगेटरीज पर नहीं हो सकता, शैल नोट बी इशूड, लेकिन अगर करना है तो कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि इन रीजंस की वजह से हमें इंटरोगेटरीज पर इनका जो एग्जामिनेशन है वो करना ज़रूरी है। फिर रूल 4 का सब रूल के 2 कहता है कि जो कमीशन होते हैं ये इशू किए जा सकते हैं किसी और कोर्ट को, जो कमीशन होते हैं किसी और कोर्ट को इशू किए जाएंगे, बस वो कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए जिसकी कि जुरिस्डिक्शन में जो व्यक्ति है वो रहता है जिसको हमने एग्जामिन करना है। या फिर किसी प्लीडर को भी कर सकते हैं या फिर किसी और पर्सन को भी कर सकते हैं जिसको कि जो कोर्ट है वो क्या करते हैं, इशू करते हैं कमीशन, वो अपॉइंट कर सकते हैं। भाई जो कमीशन है वो इशू किए जाते हैं किसी कोर्ट को। देखो सिंपल सी बात हो रही है बच्चे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, कानपुर में, हम नागपुर की कोर्ट है, हमें वहाँ पर कमीशन इशू कर दिए, तो कमीशन के लिए अपॉइंट किसे किया हमने, एक तरीके से उन कोर्ट को, अब वो आगे देखेंगे कैसे काम करना है। तो कमीशन may be issued to any court not being a high court within the local limits of whose jurisdiction such person resides, or to any pleader, किसी pleader को भी भेज सकते हैं, और to other person whom the court issuing the commission may appoint, जिसको वो कमीशन इशू कर रहे हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं। Court on issuing any commission under this rule shall direct whether the commission shall be returned to itself or to any subordinate court। तो वो कहाँ पे लौटेंगे, कहाँ पे, मतलब जब एविडेंस कलेक्ट करके आए तो वो कहाँ पर आएंगे, या तो वापस से तुरंत उसी कोर्ट के पास है जो कमीशन इशू करे, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास आए, कोर्ट बताएगी। रूल 4A कहता है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं रूल 4 में तो कहा अगर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो, लेकिन रूल 4A कहता है कि अगर हमारी लिमिट में भी है, हमारी कोर्ट जो कोर्ट है, अगर एक व्यक्ति जो एक जज साहब है उनकी कोर्ट की लिमिट में जो आता है ना क्षेत्र, वो उसमें भी कमीशन इशू कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दीज रूल, जो हमने रूल्स में पढ़े उन लोगों को अफेक्ट नहीं करते। हमें एक बात देखनी कि कोई भी कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और फॉर द एक्सपीडियस डिस्पोजल, उन्हें लगता है कि जल्दी केस खत्म हो जाएगा या किसी और रीज़न की वजह से वो कमीशन इशू कर सकते हैं किसी भी सूट में एग्जामिन करने के लिए ऑन इंटेरोगेटरीज और अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को जो कि रेजिडेंट है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन एंड द एविडेंस सो रिकॉर्डेड शैल बी रेड इन एविडेंस, तो उसको एविडेंस में हम मान लेंगे। रूल 5 क्या बोलता है और 6 क्या बोलता है? रूल 5 कहता है कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नोट विद इन इंडिया, जिसको हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे। किसके साथ में कनेक्ट करके पढ़ेंगे, आप मुझे बताना किसके साथ में कनेक्ट करके पढ़ेंगे। हम पढ़ के आए हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, है ना, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हम पढ़ के आए ना, उसी की बात करता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की। कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नोट विद इन इंडिया, तो जो विद इन इंडिया नहीं है, मतलब जो इंडिया में नहीं है, उनके लिए हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, कमीशन भी इशू कर सकते हैं और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी, क्योंकि हमने उसी सेक्शन में पढ़ा था कि कोर्ट में इशू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कोर्ट में इशू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बट इन ल्यू 77 में पढ़ा था ना,
तो 77 में पढ़ा था हमने कि कोर्ट में इशू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इन ल्यू का मतलब सब्स्टिट्यूट में। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, वो कमीशन भी इशू कर सकती है और वो क्या कर सकती है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी इशू कर सकती है। तो जब भी उन्हें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, फॉरेन में रहता है, बाहर रहता है इंडिया के, फॉरेन कोर्ट्स कौन होती है वो हम पढ़ के आए। फिर आता है कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस परसुएंट टू कमीशन। ठीक है, कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस परसुएंट टू कमीशन, तो कोई भी कोर्ट जिनको रिसीव होता है कमीशन, 5 में तो हमने पढ़ लिया, हम करेंगे। ठीक है, अब 6 क्या कह रहा है कि 6 बोल रहा है कि जिनको कोई कोर्ट्स को कमीशन रिसीव होती है एक पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, तो वो एग्जामिन करेंगे उनको, या और कॉज हिम टू बी एग्जामिन, या तो खुद एग्जामिन करेंगे या फिर किसी और से करवाएंगे एग्जामिन परसुएंट देयरटो। परसुएंट देयरटो का मतलब जो कमीशन आया उसके फिर आगे स्टेप लेते हुए। रूल 7 कहता है रिटर्न ऑफ कमीशन विद डिपोजिशंस ऑफ विटनेसेस। तो जो डिपोजिशंस होंगे विटनेसेस के, मतलब जो उनके बयान आएंगे, उन बयान के साथ में उन एविडेंस को कलेक्ट करके कमीशन जो होंगे वो जो है यहाँ पर वापस आएंगे। तो क्या करें, वेयर ए कमीशन हैज़ बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, तो जहाँ कमीशन ड्यूली एग्जीक्यूटेड हो जाएगी वो रिटर्न होएगी। एविडेंस जो लिए हैं ना उस कमीशन के थ्रू, उन एविडेंस के साथ में उन कोर्ट्स के पास में जिन्होंने इशू किया था वापस रिटर्न होएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आगे इतनी बात कह के ख़त्म नहीं करते, आगे कहते हैं अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड। ये अभी हम पढ़ के आए थे, वो बोलते कहाँ रिटर्न करोगे, भाई रिटर्न करोगे या तो मेरे को कर लेना या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये तो जनरल रूल तो यही है कि जब डिपोजिशंस हो गए तो वापस कोर्ट के पास जाए, लेकिन अगर कोर्ट कुछ और बोलती है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे जो है प्रोविजंस चलेंगे। और इन विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर एंड द कमीशन इन द रिटर्न देयरटो एंड द एविडेंस टेकन अंडर इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, और वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन रूल 8 के साथ इसको पढ़ेंगे। अब देखो हम यहाँ 7 में पढ़ के आए रिटर्न ऑफ कमीशन विद डिपोजिशन ऑफ विटनेसेस, कि जब कमीशन ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ तो रिटर्न होगा एविडेंस के साथ में। अब रूल 8 कहता है जो डिपोजिशन आए हैं इनको हम एविडेंस में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो हेडिंग बोलता है मे बी रेड, पढ़े जा सकते हैं। कब पढ़े जा सकते हैं, उस केस में कि जिसके अगेंस्ट, जिस पार्टी के अगेंस्ट ये कमीशन आया है वो अपनी कंसेंट दे दे। तो सिंपल बात यह है कि अगर जैसे से फॉर इंस्टेंस ए व्यक्ति के अगेंस्ट कमीशन इशू किया गया था, उसकी मतलब बी व्यक्ति की गवाही लेने के लिए किया गया था और गवाही ए के अगेंस्ट आया, तो फिर अगर ये कंसेंट देता है कि आप यूज़ कर लो कमीशन को तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ नहीं। फिर आगे इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, बिल्कुल हैं। पहली एक्सेप्शन ये कहता है कि जो पर्सन जो एविडेंस दे रहा है अगर वो कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर रहता है, उसकी डेथ हो गई है, वो बीमारी की वजह से या किसी इन्फर्मिटी की वजह से अनेबल है कि वो पर्सनली कोर्ट में नहीं आ सकता, या सीपीसी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसको एग्जाम्पशन मिला है कि आप नहीं आ कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, जैसे परमहंस होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वो अगर आएगा कोर्ट में तो वो पब्लिक ड्यूटी डेट्रीमेंट होएगी, तो उस केस में जो उसका एविडेंस होगा उसको हम पढ़ लेंगे, उसका जो डिपोजिशन होगा उसको हम एविडेंस में पढ़ लेंगे। और क्या कर सकते हैं, और अथोराइज़ कर सकते हैं जो भी व्यक्ति है उसके एविडेंस को एविडेंस इन सूट के तौर पे पढ़ा जाए। इसके बावजूद भी ये देखना, इसके बावजूद भी कि जिस टाइम जो एविडेंस से पढ़े जा रहे थे उसकी ये जो क्लोज में हमने बात की ना, असक्षमताएँ, जिन जिन बातों पे वो आ नहीं सकता, वो उस टाइम पीरियड पे ख़त्म भी हो गई थी। जैसे एग्जाम्पल से समझो, आज एविडेंस लेना है ए का, ठीक है, आज एविडेंस लेना है ए का, और क्या हुआ, आज ये बीमार हो गया, कमीशन इशू हुआ, जो कमीशन था इनके पास गया और एविडेंस लेके आ गया। अब जिस दिन एविडेंस पढ़े जाने हैं उस दिन ये ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर कहते हैं क्लोज बी, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। अब ये जो कमीशन आया था इसको वो यूज़ कर सकते हैं, इसके बावजूद कि अब ये ठीक हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रूल 1 to 8। बाकी के रूल्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।